वेलकम टू रिसर्च पैराडाइज। आज का जो हमारा वीडियो है वो थर्ड वीडियो है सीरीज़ का, और आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी एसपीएसएस में। तो आइए देखते हैं। मेरे पास एक डेटा फाइल है। इस डेटा फाइल के अंदर दो वेरिएबल हैं। सबसे पहला वेरिएबल है जेंडर, जिसमें दो कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल, और हेल्थ स्कोर हैं रिस्पोंडेंट्स के, जिनकी वैल्यू -3 से लेकर +3 तक है। तो हमें जो टेस्ट करना है वो ये करना है कि जो हेल्थ स्कोर है क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा। तो आइए देखते हैं। कई सारे तरीके हैं नॉर्मेलिटी को टेस्ट करने के। और एनालाइज में जाएं, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स पे क्लिक करें और एक्सप्लोर पे क्लिक करें। हेल्थ स्कोर को हम लोग ले जाएंगे डिपेंडेंट लिस्ट में, इसके लिए हमें टेस्ट करना है। और ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर मुझे हेल्थ स्कोर जो है हमारा रिस्पोंडेंट्स का ओवरऑल डेटा की नॉर्मलिटी देखनी है तो मैं ओके पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे डेटा इस टाइप से चाहिए कि मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, तो मुझे फैक्ट लिस्ट में जेंडर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अब जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग मिलेगा। ऑप्शन में देख लेते हैं। स्टैट्स में डिस्क्रिप्टिव क्लिक है, कंटिन्यू, प्लॉट्स, स्टेम एंड लीफ अनचेक करें, हिस्टोग्राम क्लिक करें, नॉर्मेलिटी विद प्लॉट्स क्लिक करें, कंटिन्यू, और डिस्प्ले पे इंश्योर करें कि बोथ पे क्लिक है। ओके। केस प्रोसेसिंग समरी में दिखाया गया कि कोई भी मिसिंग डेटा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव्स में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वो है स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो स्क्यूनेस कर्टोसिस क्या होता है ये आप देख सकते हैं। हमारे लास्ट वीडियो जो था मेरा, उसमें मैंने स्क्यूनेस कर्टोसिस समझाया था, तो उसको देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्यूनेस की जो वैल्यू है स्टैट्स वाली, उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड एरर से। जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो हमारा जेड स्कोर आएगा। तो जेड स्कोर क्या होता है, अगर ये भी आप मिस कर गए तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो था। और वो जो जेड स्कोर की जो वैल्यू आएगी वो ±1.96 के बीच की होनी चाहिए। 1.96 के बीच की है तो हमारा डेटा नॉर्मल है। कर्टोसिस के लिए भी सेम हम ऐसे करेंगे। और देख सकते हैं मेल के लिए डेटा अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेल फाइल पे। तो स्क्यूनेस की वैल्यू आ रही है 0.6.41 और कर्टोसिस की आ रही है 6.82। तो इसका मतलब ये है कि ±1.96 से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बाहर है। तो स्क्यूनेस भी है, कर्टोसिस भी है। डेटा मेल का जो है नॉर्मल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वाला जो टेस्ट है वो हमें ये दिखा रहा है। ऐसे ही हम फीमेल के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और फीमेल के लिए जो स्क्यूनेस की वैल्यू आ रही है वो ±1.96 के बीच में। कर्टोसिस की वैल्यू जो आ रही है वो ±1.96 के बीच में। तो इसका मतलब फीमेल का डेटा नॉर्मल है और मेल का डेटा नॉर्मल नहीं है। आइए और टेस्ट के रिजल्ट्स देखते हैं क्या है। दूसरा है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टेस्ट है, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, जो कि बात करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। तो इसमें दो टेस्ट आते हैं और मैं जो यूज़ करता हूँ वो शपीरो विल्क टेस्ट यूज़ करता हूँ। इसकी जो नल हाइपोथेसिस बनती है वो ये बनती है कि डेटा नॉर्मल है, डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर ये सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से छोटी है तो इसका मतलब होता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी और डेटा नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पे जो मेल की सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.05 से छोटी है, तो इसका मतलब मेल का डेटा नॉर्मल नहीं है। और
फीमेल्स का जो डेटा है वो 0.05 से ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने 2 टेस्ट किए हैं अभी तक और दोनों से पता लग रहा है कि मेल का डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और फीमेल का डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा है विजुअल इंस्पेक्शन, जो कि हिस्टोग्राम के थ्रू है। तो विजुअल इंस्पेक्शन इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं होते क्योंकि ये सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पता लग रहा है कि डेटा थोड़ा सा राइट साइड में है और सेंटर में डेटा नहीं है, तो डेटा मेल का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फीमेल का अगर डेटा देखते हैं तो ये डेटा हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के काफ़ी करीब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी हमें यही पता लग रहा है कि मेल का डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फीमेल का है। अगला जो टेस्ट है वो है क्यू प्लॉट। तो क्यू प्लॉट में क्या देखना होता है हमें, ये जो डायगनल लाइन है और ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स अगर आपकी डायगनल लाइन के ऊपर हैं तो आपका डेटा नॉर्मल है, अदरवाइज़ आपका डेटा नॉर्मल नहीं है। तो मेल के केस में हम देख सकते हैं कि सर्कल्स डायगनल लाइन से काफ़ी ज़्यादा बाहर हैं, तो उससे भी यही समझ आ रहा है कि डेटा नॉर्मल नहीं है। फीमेल के केस में ज़्यादातर सर्कल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, या तो बिल्कुल टच करते हुए जा रहे हैं या फिर ऊपर हैं उसके, तो हम कह सकते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद के जो प्लॉट्स हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। एक और तरीका है नॉर्मलिटी देखने का, और उसके लिए आप एनालाइज में जाइए, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाइए और पीपी प्लॉट्स में आपने क्या करना है, हेल्थ स्कोर को ट्रांसफ़र करना है वेरिएबल में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जैसे हमने पहले ऑप्शन यूज़ किया था एक्सप्लोर वाला, तो एक्सप्लोर में एक ऑप्शन था कि हमने यहाँ फैक्टर लिस्ट में जेंडर को डाल दिया था, जिससे हमें रिज़ल्ट मेल और फीमेल के अलग मिल रहे थे। यहाँ पे पीपी प्लॉट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब जो हमें रिज़ल्ट मिलेंगे वो ओवरऑल डेटा के लिए मिलेंगे, तो ये दिक्कत है। इस चीज़ को SPSS में हम और एक दूसरे तरीके से मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है। और ये है पीपी प्लॉट को देखते कैसे हैं, पीपी प्लॉट को भी ऐसे ही देखना होता है बिल्कुल आपने कि ये जो छोटे सर्कल्स हैं ये डायगोनल लाइन के ऊपर है या नहीं है, जैसे हमने क्यू प्लॉट्स में देखे थे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आधे तो लाइन पे हैं और काफ़ी लाइन से बाहर भी हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं पता लग पा रहा है, ये कंबाइंड डेटा है, तो ये दिक्कत है। बाकी ये वाले जो हैं प्लॉट्स आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए कि हमें मेल और फीमेल का जो है अलग अलग डेटा मिल जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल को स्प्लिट करना होगा। और आप जाएं व्यू में, सॉरी फॉर्मेट में, ओके होल्ड ऑन, डेटा में, और यहाँ पे स्प्लिट फाइल में ऑप्शन है एनालाइज ऑल केसेस, डू नॉट क्रिएट ग्रुप्स, कंपेयर ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए ग्रुप्स के हिसाब से, और ग्रुप्स क्या है, मेरा ग्रुप जो है बेस्ड है जेंडर का, तो मुझे जेंडर को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब इसका मतलब मैं कोई भी टेस्ट लगाता हूँ, रिग्रेशन, कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस, टी टेस्ट, कुछ भी, एनीथिंग, मुझे जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो सारे इस ग्रुप के हिसाब से मिलेंगे, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। तो ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा आ गया सॉर्ट केसेस बाय जेंडर। और अब जाते हैं पीपी प्लॉट्स में एक बार, और अब इसको दोबारा से ओके क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो मेल का डेटा है वो दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ही बाहर है डायगोनल लाइन से, जो सर्कल्स हैं, तो डेटा नॉर्मल नहीं है। ये वाला ये वाला जो ग्राफ है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद जो है फीमेल वाला, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेटा जो है काफ़ी पास में है या फिर लाइन के ऊपर है, तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप से आप पीपी प्लॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी हिस्टोग्राम और बनाए थे, हिस्टोग्राम भी बनाने का एक और तरीका है, और उसको कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ हिस्टोग्राम, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो भी बनता है, तो काफ़ी मतलब देखने में, समझने में आसानी रहती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आप फ्रीक्वेंसीज़ में जाएं, हेल्थ स्कोर को राइट में ट्रांसफ़र करें,
डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स को अनचेक करें, आपको एक वार्निंग मिलेगी, उसको ओके क्लिक करें। स्टैट्स में स्क्यूनेस कर्टोसिस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। चार्ट्स में जाएं और हिस्टोग्राम शो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड कंटिन्यू, ओके पे क्लिक करें। और मेल का जो है वो दिखाई दे रहा है आपको कि ये सेंटर में नहीं है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कर्व है ये एक्स्ट्रा आ जाती है इसमें। तो ये पिछला जो एक्सप्लोर में जाके हमने हिस्टोग्राम क्रिएट किया था उससे थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे इस टाइप से। और अपने जब आपके सामने सबसे पहले डेटा है तो ज़रूरी होता है कि एक बार विजुअल इंस्पेक्शन आप कर लीजिए, आपको डेटा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ से पता लग रहा है कि हाँ जी डेटा नॉर्मल नहीं है। और फीमेल का अगर देखते हैं हम तो काफ़ी अच्छा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर डेटा फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि मतलब फ़ीमेल का डेटा नॉर्मल है और मेल का डेटा नॉर्मल नहीं है। तो हमने कई सारे तरीके देखे। सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का तरीका देखा जिसमें स्क्यूनेस, कर्टोसिस और स्टैंडर्ड एरर जो थी उसका यूज़ करके हमने जेड स्कोर निकाला। दूसरा हमारा टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी था, शपीरो-विल्क टेस्ट देखा। और तीसरा हमने हिस्टोग्राम का देखा। चौथा हमने क्यू प्लॉट का देखा और पांचवा हमने पीपी प्लॉट का देखा। तो ये सारे तरीके होते हैं चेक करने के लिए नॉर्मलिटी। इनमें से मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ शपीरो-विल्क टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का, क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन वाले जो होते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव रहते हैं। तो उस सब्जेक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ कि शपीरो-विल्क टेस्ट के ऊपर और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के ऊपर, तो इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।